स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के एक बहुत ही शानदार किले रायगढ़ के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर जी। इसे अक्सर पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं, शायद इसकी बनावट और ऊंचाई की वजह से। और ये मराठा साम्राज्य की कहानी का आप कह सकते हैं एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल बेहद अहम। हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनमें किले के बनने से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज के समय, फिर उसके बाद क्या हुआ और आज इसका क्या महत्व है, ये सब शामिल है। हाँ। तो हमारा इरादा यही है कि हम इसके सबसे जरूरी पहलुओं को समझें और देखें कि ये किला मतलब सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं है, बल्कि मराठा गौरव और स्वराज की भावना का प्रतीक कैसे बना। सही कहा, ये सिर्फ एक ढांचा नहीं, एक भावना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके उस दौर से जब ये रायरी कहलाता था। हाँ बिल्कुल। देखिए, जानकारी यही बताती है कि इसका जो मूल नाम था वो रायरी था। कुछ विवरण कहते हैं कि इसे 6ठी शताब्दी में मौर्य वंश ने बनवाया था। अच्छा, मौर्य वंश काफी पुराना है फिर तो। जी। और कुछ दूसरे स्रोत बताते हैं कि 12वीं शताब्दी में ये शिर्के मराठा वंश की गद्दी रहा। बाद में ये अहमदनगर के निजाम शाही और फिर बीजापुर के आदिल शाही, मतलब ऐसे अलग अलग शासकों के पास भी रहा। इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, सह्याद्री पहाड़ियों में समुद्र तल से करीब 2700 फीट ऊपर। तो प्राकृतिक सुरक्षा भी जबरदस्त थी। यानी शिवाजी महाराज के आने से पहले ही इसकी अहमियत समझी जा चुकी थी। हाँ, वो तो थी। और फिर आया 1656, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे बीजापुर सल्तनत के जो स्थानीय प्रतिनिधि थे, मोरे परिवार, उनसे जीत लिया। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि शिवाजी महाराज ने सिर्फ इसे जीता नहीं, उन्होंने इसकी असली क्षमता को पहचाना और इसे आप कह सकते हैं तराशा। किले का बड़े पैमाने पर रेनोवेशन करवाया, विस्तार किया। और एक दिलचस्प बात, 1662 में इसका नाम रायरी से बदलकर रायगढ़ रखा गया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था। अच्छा, मतलब कुछ और था इसके पीछे? हाँ, ये एक तरह से संकेत था कि वो इसे अपनी भावी राजधानी के तौर पर देख रहे थे। और 1664 तक तो ये उनकी सरकार का केंद्र बन ही गया। उन्होंने इसकी जो प्राकृतिक सुरक्षा थी, 3 तरफ गहरी घाटियां, मुश्किल पहाड़ी इलाका, उसका बहुत सही इस्तेमाल किया। किला लगभग अभेद्य बन गया और यहाँ से कोंकण में मराठा प्रभाव तेजी से फैला। ये बात गौर करने वाली है कि कैसे भूगोल ने यहाँ इतिहास को एक तरह से शक्ल दी। जानकारी में एक अंग्रेज का जिक्र है, हेनरी ऑक्सिंडन। हाँ, ऑक्सिंडन। वो 1674 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के टाइम आया था। उसने लिखा कि ये किला जैसे इंसानी हाथों से ज्यादा कुदरत की कारीगरी लगता है, लगभग अजेय। उसने ऊपर के समतल पठार और मजबूत इमारतों का भी जिक्र किया। तो यहीं से किले का कायापलट असल में शुरू हुआ। निश्चित रूप से शिवाजी महाराज ने वास्तुकार हिरोजी इंदुलकर के निर्देशन में रायगढ़ को सिर्फ एक फौजी चौकी नहीं रहने दिया, इसे एक पूरी तरह फंक्शनल राजधानी बनाया। अच्छा, क्या क्या बनवाया था खास? कई महत्वपूर्ण इमारतें, जैसे शाही महल, राजभवन कहते थे, जो लकड़ी और पत्थर से बना था। रानियों के लिए रानीवासा, राज सदर यानी शाही दरबार, जहां फैसले होते थे। दरबार भी था मतलब पूरा? जी हाँ। फिर नक्कार खाना या ड्रम हाउस, जहां से घोषणाएं होती थी। और खास एंट्री गेट्स, जैसे पालखी दरवाजा, मेणा दरवाजा। और ये सिर्फ शाही इमारतों तक ही नहीं था, सही? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किले के अंदर एक पूरा शहर ही बसा दिया गया था। बिल्कुल सही समझी आप। 1 मील लंबा बाजार पेट था, दुकानें, व्यापार, खूबसूरत बगीचे, प्लानिंग से बने रास्ते, सिक्के ढालने के लिए टकसाल भी थी। टकसाल भी कमाल है। हाँ, और अधिकारियों, सैनिकों के रहने के लिए करीब 300 पत्थर के घर। ये अपने आप में एक छोटा सुरक्षित शहर जैसा था। सिर्फ डिफेंस नहीं, जीने की पूरी व्यवस्था। और किलेबंदी, वो कैसे थी? वो भी उतनी ही प्रभावशाली। मेन गेट, महादरवाजा, उसके दोनों तरफ करीब 20 मीटर ऊंचे बुर्ज थे। मतलब पहली दीवार किसी भी हमले को रोकने की। बाप रे, 20 मीटर! हाँ। फिर गणेश दरवाजा, प्राचीन दरवाजा जैसे और गेट्स भी थे। दीवारों पर खुबलाडा बुर्ज जैसे कई निगरानी टावर और भवानी टोक, हिरकणी टोक जैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, शायद गुप्त योजनाओं के लिए भी अहम रहे होंगे। और पानी की व्यवस्था, वो तो कमाल थी। गंगा सागर नाम की एक बड़ी आर्टिफिशियल झील और कई सारे टांके, मतलब कुंड, ताकि घेराबंदी में भी पानी की कमी ना हो। ये तो बहुत दूर की सोच है। बिल्कुल। अनाज के बड़े गोदाम, जानवरों के लिए बैलघरे, ये सब दिखाता है कि कितनी प्लानिंग से इसे डिजाइन किया गया था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 6 जून 1674।
इसी रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। जी हाँ, भव्य राज्याभिषेक। उन्हें औपचारिक तौर पर मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया। ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, है ना? ये तो उस वक्त की जो मुगल सत्ता थी उसको सीधी चुनौती थी। एक आजाद मराठा राष्ट्र का ऐलान। बिल्कुल, ये मराठा स्वराज यानी सेल्फ रूल की औपचारिक शुरुआत थी। रायगढ़ इस नए आजाद साम्राज्य की धड़कन बन गया। पॉलिटिकल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर तरह की एक्टिविटी का सेंटर। लेकिन इतिहास में जैसा होता है, ऊंचाइयों के साथ गहराइयां भी होती हैं। हाँ, दुर्भाग्य से 1680 में शिवाजी महाराज का निधन भी इसी किले पर हुआ। किले के अंदर उनका समाधि स्थल आज भी पूरी श्रद्धा से सहेजा गया है। और पास में उनके वफादार कुत्ते वाघ्या का स्मारक भी है, मैंने पढ़ा। जी, वाघ्या का स्मारक, जो स्वामी भक्ति की एक मिसाल के तौर पर याद दिलाता है। इन बड़े ऐतिहासिक फैक्ट्स के बीच एक आम दूध वाली हिरकनी की कहानी भी है, जो काफी टचिंग है। हाँ, हिरकनी की कहानी। कहते हैं वो किले में दूध बेचने आई थी और शाम को दरवाजे बंद हो गए सूरज ढलने के बाद। और उसका छोटा बच्चा नीचे गांव में अकेला था। हाँ, तो माँ की ममता ने उसे इतनी हिम्मत दी कि उसने रात के अंधेरे में एक बहुत ही खतरनाक सीधी खड़ी चट्टान से नीचे उतरने का जोखिम उठाया। अविश्वसनीय। और जब शिवाजी महाराज को पता चला तो वे उसकी हिम्मत और माँ के जज्बे से इतने प्रभावित हुए कि न सिर्फ उसे सम्मानित किया, बल्कि भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए उस जगह पर एक बुर्ज बनवाया, जिसे आज हिरकनी बुर्ज कहते हैं। ये कहानी किले के मानवीय पक्ष को दिखाती है। इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का नहीं होता। सही कहा, लेकिन किले का एक कह सकते हैं स्याह पहलू भी था, जिसका जिक्र जरूरी है। टकमक टोक। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये क्या था? ये एक ऊंची चट्टान थी जहां से कहते हैं गंभीर अपराधियों को सजाएं मौत देने के लिए नीचे फेंक दिया जाता था। आज इस जगह को घेर दिया गया है सेफ्टी के लिए, लेकिन ये उस युग की कठोर न्याय व्यवस्था की याद दिलाता है। काफी कठोर। वहीं भवानी टोक के बारे में माना जाता है कि वो मुगल संघर्ष के दौरान शिवाजी महाराज के बेटे राजाराम के लिए एक सीक्रेट एस्केप रूट था, जो किले की स्ट्रैटेजिक डेप्थ को दिखाता है। शिवाजी महाराज का निधन रायगढ़ के लिए एक युग का अंत था, पर किले की कहानी तो चलती रही। उनके बाद क्या हुआ? आपने बताया संभाजी महाराज ने यहीं से शासन किया। जी हाँ, संभाजी महाराज ने पिता की विरासत संभाली और रायगढ़ से ही साम्राज्य चलाया। लेकिन 1689 में मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने उसके सेनापति जुल्फिकार खान के नेतृत्व में एक लंबी और मुश्किल घेराबंदी के बाद किले पर कब्जा कर लिया। ओहो, ये तो मराठों के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा, अपनी राजधानी खो देना। हाँ, बहुत बड़ा आघात था। उनके स्वाभिमान पर चोट थी। औरंगजेब ने तो अपनी जीत जताने के लिए इसका नाम बदलकर इस्लामगढ़ भी रख दिया था। इस्लामगढ़, क्या ये नाम चला? नहीं, ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, इतिहास के पन्नों में ही रह गया बस। तो क्या किला हमेशा के लिए मुगलों के पास रहा? और इस कब्जे का मराठों पर क्या असर हुआ होगा? नहीं, मराठों ने हिम्मत नहीं हारी। राजधानी जाना बड़ा झटका जरूर था और मराठा संघर्ष को समय के लिए बिखरा भी, पर लड़ाई जारी रही। करीब 18 साल बाद 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई तो राजनीतिक माहौल बदला। अच्छा। हाँ, और उसी बदलते माहौल में मराठों ने किले पर फिर से अपना कब्जा कर लिया। वापस ले लिया? हाँ, बहुत खूब। जी। इसके बाद रायगढ़ लगभग 100 साल और यानी 19वीं सदी की शुरुआत तक मराठों के ही कंट्रोल में रहा और उनके इतिहास में अहम बना रहा। और फिर आखिरकार ये अंग्रेजों के हाथ कैसे गया? ब्रिटिश हुकूमत का दौर, इसका जो अंतिम पतन हुआ वो अंग्रेजों के हाथों हुआ। 1818 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने किले पर मॉडर्न तोपखाने से भयानक गोलाबारी की। तोपों से हमला किया? हाँ, कई दिनों तक बमबारी चली। इससे किले के अंदर की कई महत्वपूर्ण इमारतें, शायद लकड़ी का बना राजमहल भी बुरी तरह डैमेज हुई। आखिरकार मराठा सेना को सरेंडर करना पड़ा। अंग्रेजों ने न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि किले में जो भी कीमती सामान था उसे लूटा भी। और विडंबना देखिए, वही अंग्रेज जिन्होंने इसकी मजबूती देखकर इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा था, उन्हीं ने इसे तोपों से तबाह किया। हाँ, ये घटना एक तरह से मराठा साम्राज्य के अंत का प्रतीक भी बन गई। तो आज इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद रायगढ़ की क्या पहचान है? जाहिर है ऐतिहासिक महत्व तो बहुत ज्यादा है। आज रायगढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारक है, एक विरासत स्थल। ये मराठा गौरव, शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता,
उनके स्वराज के सपने का प्रतीक बनकर खड़ा है। लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिल्कुल। इतिहासकारों, ट्रेकर्स, पर्यटकों और शिवाजी महाराज के अनगिनत फॉलोअर्स के लिए। किले तक पहुंचने के अब दो मेन रास्ते हैं। एक तो पारंपरिक पैदल चढ़ाई का रास्ता है, जो बहुत लोग आज भी चुनते हैं। हाँ, वो ट्रैकिंग वाला। जी। और दूसरा है रोपवे। ये 1996 में शुरू हुआ था। इसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित एक नॉन प्रॉफिट संस्था श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल यानी SSRSM ने बनवाया था। अच्छा, इससे तो काफी आसान हो गया होगा पहुंचना। हाँ, बहुत सुगम हो गया है। बस 10 मिनट में आप नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं। और हाल ही में इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है, सही? वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वाली बात। बिल्कुल। इसे अक्सर दुर्गराज मतलब किलों का राजा कहते हैं और 2025 में इसे ग्लोबल मान्यता मिली। रायगढ़ किले को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। ये सीरियल नॉमिनेशन क्या है? इसका मतलब है कि यूनेस्को एक ही थीम, इस केस में मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर और स्ट्रैटेजी से जुड़े कई स्थलों को एक साथ मान्यता दे रहा है। इसमें महाराष्ट्र के कुल 12 किलों को शामिल किया गया है। ये उनकी असाधारण किलेबंदी, प्लानिंग और ऐतिहासिक महत्व को दिखाता है। ये रायगढ़ की ग्लोबल अहमियत को और पक्का करता है। जानकारी में एक हालिया आर्कियोलॉजिकल खोज का भी जिक्र है। एक एस्ट्रोलैब मिला है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये खोज वाकई बहुत रोमांचक है और कई नए सवाल भी खड़े करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को हाल ही में किले की कुशावर झील के पास कीचड़ में दबा हुआ 1597 ईस्वी का एक एस्ट्रोलैब मिला है। 1597 का? मतलब शिवाजी महाराज के समय से भी पहले का? जी हाँ, काफी पहले का। एस्ट्रोलैब एक बहुत कॉम्प्लेक्स खगोलीय उपकरण होता है। टाइम मापने, सितारों की पोजीशन जानने, दिशा पता करने के लिए इस्तेमाल होता था। तो इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है? ये खोज न सिर्फ ये दिखाती है कि उस जमाने में एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन की अच्छी समझ थी, बल्कि ये भी संभव है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल किले की जगह चुनने या उसकी प्लानिंग में शिवाजी महाराज के समय से पहले ही किया गया हो। ये तो एक नई परत खोलता है इतिहास की। बिल्कुल। इसके अलावा सिक्के, बर्तन, हथियार जैसी और भी चीजें मिली हैं जिन्हें ASI सहेज रहा है। सुनने में आया कि एस्ट्रोलैब जल्द ही मुंबई के किसी म्यूजियम में डिस्प्ले किया जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी लिखा है कि किले के कई हिस्से खराब हो रहे हैं। हाँ, ये भी एक अहम बात है। जहां शिवाजी महाराज की समाधि और नक्कारखाने जैसी कुछ इमारतें ठीक हालत में हैं, वहीं कई दूसरे हिस्से वक्त के साथ खराब हो रहे हैं। ये लगातार संरक्षण और मरम्मत के काम की जरूरत को दिखाता है। तो इन सारी जानकारियों को अगर हम समेटें तो रायगढ़ की कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? ये सिर्फ एक पहाड़ी किला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की स्ट्रेटेजिक सोच, उनकी दूरदर्शिता का सबूत है। एक कुशल आत्मनिर्भर एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर था, मुगलों जैसी बड़ी ताकत के सामने मराठा प्रतिरोध का मजबूत कड़ था, और सबसे बढ़कर स्वराज, अपने लोगों का अपना राज की उस अदम्य भावना का प्रतीक है। और अगर हम इसे थोड़े और बड़े नजरिए से देखें तो रायगढ़ हमें दिखाता है कि कैसे प्रकृति की ताकत और इंसान की क्रिएटिविटी मिलकर सुरक्षा, शासन और संस्कृति का एक अनोखा संगम बना सकते हैं। इसका जो कॉम्प्लेक्स इतिहास है, इसका प्रभावशाली आर्किटेक्चर, हिरकनी जैसी लोक कथाएं जो हमें आम लोगों से जोड़ती हैं, और एस्ट्रोलैब जैसी हालिया खोजें जो हमें इसके अतीत के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करती हैं, ये सब मिलकर हमें लीडरशिप, राष्ट्र निर्माण, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और समय के साथ कैसे शक्ति संतुलन बदलता है, इसे समझने का एक कीमती मौका देते हैं। ये किला मराठा इतिहास की आत्मा का हिस्सा है। सही कहा। यहाँ रुककर सोचने के लिए एक बात ये हो सकती है, रायगढ़ जैसी जगह जहाँ सदियों पुराना इतिहास और आज की खोजें एक साथ मिलती हैं, वो हमें अतीत की जटिलताओं और आज के समय में उनकी जो प्रासंगिकता बनी हुई है, उसके बारे में क्या सिखाती हैं। मतलब हम इन ऐतिहासिक धरोहरों से आज क्या सबक ले सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।